बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लास्टा अमेरिका से टेलीफोन लाइन के जरिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आगाज पर आपको बताएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुश्किलात ने घेर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आल अजीज के रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। नवाज शरीफ अडियाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेल जाने के बाद नून लीग की क़यादत एडवाइजरी काउंसिल के सपुर्द कर दी गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जारी अकाउंट्स की GIT रिपोर्ट में इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप की जायदादें ताहुक्म सानी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग टोले के सरबरा और बिलावल भुट्टो जरदारी बेनिफिशियरी करार दे दिए गए। ओमनी ग्रुप ने फ्रॉड के जरिए बैंकों से कर्ज हासिल किया और फिर उसी रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया। GIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। ओमनी ग्रुप के मालिकान का गरूर खत्म ना हुआ, कौम के अरबों रुपए खा गए, फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। अनवर मजीद के साथ अब कोई रहम नहीं, अरबों रुपए के खांचे हैं, इन्हें मुआफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के निहायत अहम रिमार्क्स। आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप ने मिलकर किस तरह से पैसा बनाया, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ अपने देखने वालों के साथ हम सामने रखेंगे, उनके पेश करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, यकीनी तौर पे आप समझते हैं आज जो सारा दिन होता रहा, बड़ा हॉट था पूरा दिन, 24 दिसंबर 2018 मुल्क की तारीख में कितना याद रखा जाएगा? ये मेरा ख्याल ये डेट आप याद कर लें कि मुझे नहीं याद पड़ता है कि एक दिन में दो इस तरह के बड़े फैसले, दो पार्टीज़, और वो पार्टीज़ जो कि पिछले 30-35 साल से इक़्तिदार में थी, बारी बारी हुकूमत में आ रही थी। एक के जो बादशाह रहे हुए हैं वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, एक के इंचार्ज जो थे आसिफ अली जरदारी साहब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अभी MNA भी हैं। तो दो बड़ी पार्टीज़ पाकिस्तान की PTI से पहले जो सबसे बड़ी पार्टीज थी, दोनों को एक दिन में इस तरह का धचका लगना, अब ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये इत्तफाकन हुआ है कि दोनों की D-Day, एक धचके की डेट एक ही दिन आ गई, एक पीर आ गई और एक ही तारीख आ गई। और थोड़ा सा उसके अंदर क्या कहें, आयरनी ये आ जाती है कि 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस ईव है, और जो है नवाज शरीफ साहब की क्योंकि बर्थडे भी है, तो बर्थडे तो उनकी ख़राब हो गई। अच्छा। और दोनों का अब ये इत्तफाकन हुआ है या इसके अंदर कुछ इनके सितारे मिल रहे थे। ये रूफ क्लासा साहब हमारे साथ अमेरिका से ज्वाइन करेंगे तो ये बताएंगे कि इसमें सितारों का कितना अमल दखल था, कि ये आप कैप्रिकॉन वर्सेस लियो बड़ी आपकी थेरी है, तो सितारों का आप बाद में बताएंगे। मैं ये सिर्फ कह दूँ कि ये हमारे यहाँ इतनी पार्टीजनशिप हो गई है कि लोग बस जो PTI का है वो PTI का है, जो नून लीग का है नून लीग का है, जो पीपल्स पार्टी का है पीपल्स पार्टी का है। सिर्फ ये है कि अक्सर लोग हमारे पढ़ते नहीं हैं ये फैसले। ज़्यादातर लोग, आम आदमी को तो छोड़ें, हमारे दानिश्वर तबका, इवन हमारे सहाफ़ी या तजिया नगार जो सारा दिन टेलीविज़न पे बैठते हैं, उनमें से अक्सर ने ना पिछले फ़ैसले पढ़े हुए हैं ना अब के फ़ैसले पढ़े हुए हैं। तो गुजारिश सिर्फ ये होगी कि आइंदा, ठीक है, एक पार्टियों के साथ एक मोहब्बत भी होती है, ताल्लुक़ भी होता है, शख्सियात के साथ भी होती है, मगर कानून को और सियासत को अलग-अलग कर दिया जाए, अदारों को अलग कर दिया। ये क्योंकि मुशर्रफ के दौर में या ज़िया के दौर में नहीं हो रहा, ये एक जैसी कैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, ये बहरहाल जमहूरियत है। और ये PTI की गवर्नमेंट का ये कारनामा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो अल अजीज़िया और फ्लैगशिप का आज फैसला आया है, ये पैनमा का तसलसल था। पहले एवनफील्ड आ चुका है, अभी 2 फैसले आए हैं। तो ये सारा कुछ जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ हुआ है, और ये उस दौर से शुरू हुआ हुआ है जो जबकि नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी 2-2.5 साल हुकूमत रही, अब उसी का ही तसलसल चल रहा है। इसी तरह ही जो आसिफ जरदारी साहब के जो आज GIT की रिपोर्ट आई है, उसका भी अदालत ने मज़ीद फ़ैसला करना है कि उसके मुतालिक होना क्या है। मगर ये रिपोर्ट भी 2010 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये फेक अकाउंट्स का। उसके बाद ये कब कैसे ये शुरू हुआ उस पर तो बाद में आएंगे,
मगर चूँकि नवाज शरीफ साहब पे से शुरू करते हैं कि उनके लिए ये धचका आज बहुत बड़ा फाइनल है कि वो क्योंकि अब जेल में जा चुके हैं और लाहौर में पहले ही कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनकी दरख्वास्त थी कि उनको डियाला भेजने की बजाय उनको लाहौर में भेज दें। हेल्थ के रीजंस कोर्ट किए गए, अदालत ने अच्छा किया। बहरहाल 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे कि उनकी ये रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी गई है और उनको लाहौर में कोट लखपत जेल में भेजा जाएगा। सो दोनों भाई जो है काफ़ी टाइम होगा उनके पास सोच विचार करने का कि इसमें तो 2 फैसला आ गया अल अजीज़िया में। इससे पहले नवाज शरीफ साहब पे याद रहे कि जो एवन फील्ड उसके अंदर वो बेल पे हैं और उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नैब पहले जा चुकी हुई है उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ कि पिछली जो एवन फील्ड के अंदर भी जो उनकी सज़ा उनको हुई हुई है वो बहाल की जाए। सो ये एक फ़ैसला जो आया है इसके ख़िलाफ़ एक में वो फ्लैगशिप में वो बरी हो गए हैं, अल अजीज़ मियाँ के अंदर उनको 7 साल की सज़ा हो गई है। तो ये दोनों की अपीलें चलेगी, एक फ्लैगशिप के खिलाफ बरीयत के खिलाफ जो है ऑफ कोर्स जो नैब है वो अपील में जाएगी और उनकी इस सज़ा के ख़िलाफ़ जो है नून लीग वाले अपील में जाएंगे। मगर इसके साथ जो पहली सज़ा है वो भी लटक रही है और जो पहली एवन फील्ड वाली भी है उसमें मरियम बीबी भी एक्यूज्ड में हैं, उनकी भी वो भी ज़मानत पे रहा हुई हैं, कैप्टन सफदर भी ज़मानत पे रहा हुए हैं। सो वो आज एक तो ये सारा दिन टीवी पे सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो स्विच कर रहे थे कि कभी वो नून लीग पे जा रहे हैं तो कभी वो आसिफ जरदारी पे जा रहे हैं, तो पता नहीं इससे उनको फ़ायदा हो रहा था या नुकसान हो रहा था। मगर वो जो नवाज शरीफ साहब का जो सारा आज टेम्पो बनाया जा रहा था कि जी वो वहाँ पे सारा दिन जो नून लीग के लोग इकट्ठे हुए हुए थे कि आया वो कितना शोर मचा सकते हैं या प्रोटेस्ट का लेवल क्या था, तो वो उस गुब्बारे में से तो सुबह बड़ी जल्दी हवा निकल गई थी कि इस्लामाबाद था ज़ाहिर है, तो यहाँ वो कुछ 100 लोग अगर बहुत ज़्यादा भी कर लिया जाए तो चंद 100 से ज़्यादा लोग नहीं थे और वो भी 2 जब आंसू गैस के शेल चले गए थे उसके बाद कोई मिल नहीं रहा था वहाँ पे कि कौन वहाँ पे है, तो सब तकरीबन जा चुके हुए थे। मरियम बीबी क्लास साहब आपके लिए आप वहाँ से बैठ के देख रहे होंगे तो आपसे ज़रा दूर का पर्सपेक्टिव हम लेंगे। तो आज मरियम बीबी 2-3 महीने से वो बिल्कुल खामोश थी, तो आज वो एक्टिव हुई हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तो उन्होंने ट्वीट्स करनी शुरू की हैं। मगर यहाँ पे ये नहीं है कि वो टोटली आज़ाद हैं, उन पे भी एक एवन फील्ड वाली ज़मानत की एक तलवार जो है ना वो लटक रही है। तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि वो भी जो है किसी वक्त ज़मानत मनसूख हो जाए और गिरफ़्तार वो भी हो सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ़्तार हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब पहले उनको ECL पे डाला गया था और उनके ऊपर भी छोटे मोटे इंक्वायरियाँ ये चल रही हैं। और PTI निगरान साहब थोड़ी सी मुझे लगा आज कि वो जो बहुत ज़्यादा आके क्रेडिट लेते हैं वो थोड़ा सा ज़रूर आएँ, मगर आज मेरा ख्याल थोड़ी सी अक्लमंदी उन्होंने की कि वो थोड़ा सा निकल गए। एक ज़ाहिर है एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मौक़िफ़ तो देना था, मगर वो जो ये था कि जी हर चीज़ का ही वो जो क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा वो कम था। थोड़ी सी अक्लमंदी आज मुझे उनकी स्ट्रेटजी में नज़र आई, उनका जो डील कर लें। पीपल्स पार्टी के लोग बेचारे अब ज़ाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो बेचारे उनको पता है कि जनाब ये आसिफ जरदारी साहब की जो JIT है इसका वो बोझ नहीं उठा सकते, मगर कुछ बेचारे नमक खार जो हैं जिनको मजबूरियां हैं कि उनको जाके डिफेंड करना है, तो बादल नखास्ता वो डिफेंड करते नज़र आ रहे थे। मगर नवाज शरीफ साहब का जो है ना इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं आ रहा। से आप बताएंगे पहले सियासी ओवरऑल सिचुएशन इन फैसलों की आप कैसे देख रहे हैं? आमिर साहब ये बहुत शुक्रिया। अभी आपने कहा ना कि उनकी बहुत ज्यादा कल उनकी बर्थडे है मियां साहब की, वो खराब हुई, तो आप लोगों ने जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था आप लोगों ने वही काम किया, मुझे भी वहाँ से जगा के उठा के आपने अपने साथ आपकी और सरवत की कंपनी और सारे कुछ शो वगैरह मिस कर रहा था। आपने बड़ी अभी 2-4 चीजें ना बड़ी अहम की हैं जो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी समझने की जरूरत है।
ये तो आपको याद होगा, मुझे जरा कम्प्लीमेंट पेश करने में लोग हम भूल जाते होते हैं कि बाद मिस्टेक जो हमारी इंट्यूशंस होती है ना कितनी पावरफुल होती है। मैं इस पे ये मौके पर जरूर बात करना चाहूंगा। मसलन आपको याद है जब ये GAT बनी थी महफिल 2017 में, ये अप्रैल था, तो उस दिन पूरे ये मुल्क में एक धूम की सिनारियो था। से देखेंगे मियां साहब और इतने बड़े बड़े लोग हैं, बच गए हैं, ये सिस्टम हमारा उनको पनिश नहीं कर सकता। वो देखें 2 जजेस ने कहा है कि इनको डिस्क्वालीफाई करें, 3 ने कहा जी GAT बनाते हैं। वो सारा उस दिन मुझे याद है बड़ा एक मायूसी का समा था। ये हर तरफ से शायद आप कुछ भी कर लेना, पावरफुल जो है पाकिस्तान में, आप इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। और मुझे याद है वो शिवाजी के, मुझे पहले ख्याल नहीं रहा, नहीं तो सलमान को कह के क्लिप निकालते। यू आर द ओनली वन जिन्होंने उस दिन बैठ के कहा था कि आप इस पे इतने वो ना हो, आप इस पे लोगों को डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। मियां साहब जो है वो इतना बड़ा एक जो उनकी अकाउंटेबिलिटी उसमें लाया गया है वो बच के निकल गए। मैंने आपको याद होगा ये बड़े खुश थे ये ईमन नवाज वाले, और आप अकेले थे जिन्होंने ये कहा था कि जनाब ये पनामा बंद था, अब पनामा 2 शुरू होगा, फिर 3 शुरू ये होगा। सीजन है ना, जैसे गेम ऑफ थ्रोन के सीजन है या दीगर है, तो हाउस ऑफ कार्ड के, तो आपने भी ये प्रेडिक्शन की थी कि ये सीजन है, तो अभी पहला सीजन खत्म हुआ है तो सीजन 2 आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा वही चीजें होती गई हैं। तो आप अगर अपनी 1.5-2 साल पहले वाली प्रेडिक्शन पे जाएं कि ये पनामा जो आया है इतनी आसानी से इनकी जान नहीं छोड़ेगा, और उसकी वजह थी कि आप एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी प्रोसीडिंग आपने सारी देखी थी, और प्लस आपने GAT की रिपोर्ट, हमने मेरा ख्याल इस्लामाबाद में ये 4-5 जर्नलिस्ट से दावा कर सकते हैं जिन्होंने सारे वॉल्यूम्स पढ़े हैं उसके 10 के अलावा। मेरा ख्याल है उसमें 2 हम लोग भी ये क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने वो वॉल्यूम पढ़े थे, लिहाजा हमें कोई उसमें शक नहीं था। इतने सारे आपके पास एविडेंसेज हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद इसमें से कैसे बचा जा सकता है? तीसरा बंदा जो है वो क्लेम कर सकता है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, मैंने कोई आके करप्शन नहीं की या मेरे ऊपर साबित नहीं की। और जो आपने बात की है कि यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अभी मैं जब मुझे आपका हुक्म हुआ कि जनाब आज आपने इस शो में आना है, तो अब आपको इनकार नहीं कर सकता था, तो मैंने बैठ के पढ़ना शुरू किया है जजमेंट को जो आज आई है अल अज़ीज़ा पे। बाकी छोड़ दें, जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान में पढ़ते नहीं है, जिसके जो आपने बात की कि पढ़ते लोग, बस मैं भी पढ़ रहा था, हालांकि हमने ऑलरेडी ये वॉल्यूम 5 में पढ़ा हुआ है, अल अज़ीज़ा सारा का सारा कवर किया वॉल्यूम 5 में, आपने मैंने भी पढ़ा था। लेकिन आप इसी जजमेंट में देखें कि वाजिद जा ने जो अपना एविडेंस दिया है, जो उन्होंने आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, इतना आई ओपनिंग है। मैं उसको दोबारा पढ़ के उसको फिर एक दफा मैं पहल किया हूँ, तो कितने कितने बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं, झूठ पकड़े गए हैं, और उस पर वो डटे रहे हैं। एक एक चीज की जो इनके अपने एफिडेविट्स हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उन्होंने चीजें GAT को पेश किए, इनके बयानात इनके पढ़ लें, जवेद कियानी का बयान पढ़ लें, तारिक शफी का पढ़ लें, आप हसन हुसैन के पढ़ लें, मरियम के, सफदर साहब, मियां साहब, शहबाज शरीफ, इनको पढ़ना शुरू करें, बंदे का जहन चकरा के रह जाता है कि इतने बड़े पैमाने पे चीजें हो रही हैं, तो किसी एक चीज का उनके पास एक सबूत भी नहीं है। और वो जो उसके एविडेंसेज है का वो बड़ा अहम है इसमें जजमेंट में। लिहाजा ये जो लोग कह रहे हैं कि आपके कि कुछ नहीं मिला, कोई चीजें नहीं थी, मैं अभी ये थोड़ी देर पहले सुन भी रहा था किसी जगह पे, एक उन्होंने नया अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि आप ये देखें कि यहाँ पे मियां साहब को एक कंपनी में तो उन्होंने तनख्वाह नहीं ली तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, दूसरी में तनख्वाह ली तो या पैसे लिए तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो बेटे से पैसे क्यों लिए, दूसरे में कहा लिए क्यों, आपने लिए नहीं। ऐसे नहीं है, लोगों को मिसलीड करने वाली बात है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। जो आपने बात की, लोग तो हमसे टीवी पे खबर सुन ली, उन्होंने जो टिकर चला ली उस पर बात कर ली, या वहाँ पे पीपल्स पार्टी या नवाज लीग जो अपना नैरेटिव बना के लोगों को जिसका के आगे पीछे लगा लेते हैं, ऐसे नहीं था। वहाँ पे आप अगर उसमें तनख्वाह ना लेने वाले, उन्होंने उसमें भी तनख्वाह ली थी, कि आपको याद होगा आमिर कि उन्होंने वो जो उसका अकामा आया था, अकामा भी सैलरी ली हुई है उन्होंने, और उसमें अकामा की बुनियाद पर उनको किया गया कि मिस डिक्लेरेशन था। इसमें तो 1.18 बिलियन रुपीज के ट्रांसफर किए हैं हुसैन ने वहां से लंदन से रेमिटेंसेज के, जिससे उसमें उनको सजा हो रही है, और वो कहते हैं हमें करप्शन की 1.1 बिलियन रुपीज। और ये कंपनी ने कब बनी आमिर, 2006 के करीब बना रहे हैं, और सारे दावा कर रहे हैं अल अज़ीज़ा बेच के हमने बनाई थी। अल अज़ीज़ा का जो पोस्टमार्टम मेरा ख्याल GAT की रिपोर्ट में हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है, या भी उसकी वाजिद की जजमेंट में जो उसने एविडेंसेस जिसको रिप्रोड्यूस किया जज साहब ने वो पढ़ लें। और बाद में लोगों की अक्ल पे हमें मतलब क्या कहना चाहिए, मातम भी होता है, और आप जैसे दुखी फील करते हैं थोड़ा सा। आज मैं भी उस हवाले से जो आपने कहा ना कि यहाँ से बैठ के आपको कैसे लगता है, तो चीजें यहाँ पे अब आप ये देखें, जरदारी साहब की अभी उस पर आएंगे मेरा ख्याल है सरमन में, कि 30-40 साल की मियां साहब को 40 साल की सियासत के बाद उनका कच्चा छठा पड़ गए। दुख होता है ना कि आप इस मुल्क के बादशाह थे, आप इस मुल्क को बनाने आए थे, आपने आके यहाँ चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए घोषणा करनी थी,
कि 22 करोड़ का मुल्क है, 12 करोड़ लोग गुर्बत से आपके नीचे रहे। रमजान कल को स्टडी पढ़ रहा था कि 70 पता नहीं अपने 75% लोग जो है $5 कम उनकी रोजाना की इनकम है। इस मुल्क में एक आपके वजीर आजम की, उनकी फैमिली की, उनके बिलियन ऑफ डॉलर की उनकी इनकम निकल आए, उनके पास सबूत कोई ना हो, कोई उनके पास कोई कागज दिखाने को ना हो, वो कह दें हाँ जी हमारे पास कुछ नहीं है, जो करना है कर लें, और फिर भी उनको फॉलोइंग मिले, दुख होता है। ऐसे जरदारी साहब को देख लें, उन्होंने एक आपको याद होगा आमिर बेनजीर भुट्टो साहब को उन्होंने जो लाइन दी थी कि अगर आपने नवाज शरीफ की सियासत का मुकाबला करना है तो आपको नवाज शरीफ जितना पैसा कमाना पड़ेगा। उसका इंतजाम तो यही होना था। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये बड़ा एक रेयर एक यहाँ पे है जो आपने बात की है कि एक ही दिन में जो थे ये दो बिग पॉलिटिकल पार्टीज थी जो सियासत को जिन्होंने इस्तेमाल किया पैसा कमाने के लिए, आखिर वो डी डे आना था, वो डी डे आया है और ये हम लोग सबके सामने। और इसका मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स पे जो आपने बात की है लास्ट में इसको समझ करूँ, इसके इम्प्लीकेशन होंगे। लेकिन बात वही है जो आपने कहा कि यहाँ का जो फॉलोअर है वो ब्लाइंड फॉलोअर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मियाँ साहब ने कहाँ जदादें बना लिए, जरदारी साहब से कहाँ अकाउंट निकल आए, मतलब अब 50 बिलियन रुपीज के जेल अकाउंट निकल आए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन वही वाली बात कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आमिर साहब और मुझे भट्ट साहब मिले थे यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तबस्सुम भट्ट साहब की, मैंने उन्हें ये वाला जुमला बताया, मैंने भट्ट साहब अब आप क्या कहते हैं तबस्सुम भट्ट से मैंने पूछा तो आप तो कहते थे होना कुछ नहीं, उन्होंने बड़ा कहका मारा तो उन्होंने कहा नहीं लगता हूँ कुछ ना कुछ हो चुका है। तो वो एंड इसी बात पे किया जा सकता है। आखिर वो जो हम कहते थे या तबस्सुम भट्ट साहब और दीगर दोस्त कहते थे कि शायद पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग। चलिए ठीक है, बहुत कुछ ना सही मगर कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा आमिर साहब, मुझे छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग टोले के सरबराह और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इसके बेनिफिशियरी करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में JIT की रिपोर्ट में इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। इसकी तमाम डिटेल आपके सामने भी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, अब हमारे साथ फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया है और उससे मुताल्लिक बात चल रही है, आप इस फैसले से मुताल्लिक बात करना चाह रहे थे आमिर साहब। कानूनी लिहाज से देखें तो इसके कानूनी पहलुओं को इस फैसले के अंदर जो मौजूद है उनको आप किस तरह से जज कर रहे हैं? मैं सिर्फ आम आदमी को, नाजरीन को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये हुआ फैसला आया क्या है। आसान लफ्ज़ों में, हम भी कोई वकील नहीं है, मगर जितनी हमें समझ आई है, क्योंकि इसको हम 2-2.5 साल से ये सिलसिला जारी था, जिस तरह अभी क्लास साहब कह रहे थे कि ये सीज़न 4 चल रहा है। पहला था पैनामा था, दूसरा JIT था, तीसरा फिर अदालत ने कहा कि नाअहल तो ये हो जाते हैं मगर इनको जो बाकी सज़ा देनी है उसमें ट्रायल कोर्ट पे, जो कि डिमांड थी नवाज शरीफ साहब की वकीलों की भी और उनकी भी, कि ये ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट में एवन फील्ड का जो फैसला आया था जिस पे नवाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की ज़मानत आ गई, उन्होंने इस बात पे ज़मानत दी थी कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसको प्रूव करने के लिए कि ये जो बेनामी की जायदादें हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में ये और एवन फील्ड लंदन में, ये इनकी हैं। पहली बात ये कि ये इनके आमदनी और ख़र्चे के दरमियान नज़र आना चाहिए कि इनकी आमदनी थोड़ी थी और इन्होंने जो ये खर्चे किए हैं, सासे बनाए हैं, वो ज़्यादा हैं, आमदनी से ज़्यादा सासे। दूसरा ये है कि A to B बच्चों से डायरेक्टली पैसों की ट्रांसफ़र लिंक जो है कि बेनामी बच्चों की है, बच्चों के नाम पे ये ली गई थी। तो ये साबित होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को डायरेक्टली लिंक आना चाहिए। ये बुनियादी 2 चीज़ें थी। और ये क्योंकि एवन फील्ड में अतर मिल्ला साहब ने जो फैसला लिखा था, उन्होंने कहा था कि ये लवाजमात पूरी नहीं की गई, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। जब ये प्री रिक्विजिट्स पूरे हो जाएं तो फिर बारे सबूत जो है वो नवाज शरीफ साहब पे चला जाता है कि ये इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जायदादें भी एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा कि ये आप इसके बेनिफिशरी भी हैं, आपका ताल्लुक निकल आता है। तो जब अगर निकल आता है तो उसके बाद फिर आपने बताना है कि रसीदें किधर से आई हैं, ये पैसे कैसे गए और कैसे आए, ये मनी ट्रेल फिर आपने देनी होती है। तो एवन फील्ड में उन्होंने कहा कि ये कमर जमान साहब का कसूर था, नैब का कसूर था, या अदालत ने उसको नहीं सही तरीके से वो डिसाइफर किया, तो उसमें इस बात पे ज़मानत हुई हुई है। मगर इसके अंदर उन्होंने कहा जी कोई शक नहीं है कि 2.5-3 साल 4 साल हो गए हैं पैनामा का सिलसिला शुरू हुए और आज तक ना सुप्रीम कोर्ट में वो रसीदें दी गई, ना वो बाद में JIT में दी गई,
ना इन अदालतों में दी गई। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल, उन्होंने ये कोशिश की कि मेरा इनसे ताल्लुक़ नहीं है, बच्चों ने पेश नहीं हुए और उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा जनाब हम आएंगे नहीं, वो मफरूर बन गए। मगर क्लियरली अल अजीज़िया में जो है, ख़ास तौर पे जो हिल मैटर और अल अजीज़िया का जो केस था, उसमें डायरेक्टली एक तो उन्होंने, अदालत ने सीधा कहा एक बात कि जनाब आपके आमदनी और आपके सासों में गैप है। आपकी, इन्होंने कहा कि जब ये ली गई थी तो $6 मिलियन की जो ली गई थी एक कंपनी और $16 मिलियन की दूसरी, तो तकरीबन जो अजीज़िया कंपनी थी और हिल मेटल एंटरप्राइज जो दो कंपनियां थी, ये $22 मिलियन की ली गई थी। ये 2001 और 1996 और 2001 के दरमियान में ये सिलसिला हुआ, जबकि बच्चे डिपेंडेंट थे, बच्चों के पास इतना पैसा आ नहीं सकता था, जबकि इनकी तमाम आमदनी तमाम बच्चों की और नवाज शरीफ साहब की मिला के वो 1 मिलियन से भी कम थी। टोटल जो थी आमदनी इनकी जो इन्होंने डिक्लेयर की हुई थी वो 8,60,000 तकरीबन डॉलर थे, 1 मिलियन से भी कम था और 22 मिलियन के ये असासे थे। तो इनको बताना था कि जनाब ये असासे जो बनाए गए बच्चों के वो कैसे बनाए गए, इन्होंने कोई कुछ नहीं दिया। दूसरा, फिर उनसे जब मनी ट्रेल मांगी गई तो उसके बाद ओनर्स जो था, ये नैब का ऑर्डिनेंस है 14S, ये पहले भी डिस्कस होता रहा है, इसके मुताबिक अब 12 सबूत नवाज शरीफ साहब पे था, उन्होंने मनी ट्रेल किया है। उन्होंने बजाय इसके कि रसीद देते, एक तो उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया कि उन्होंने, बच्चों ने इनकार कर दिया कि हमने आना ही नहीं है, रसीद भी नहीं देनी। दूसरा, ये नहीं बताया गया कि ये पैसे गए कैसे थे, मगर वहाँ से जो पैसे आ रहे थे नवाज शरीफ साहब के, वो हिल मेटल से डायरेक्टली, अल राजी अकाउंट हम अपने प्रोग्राम में बताते रहे हैं, वो डायरेक्टली आके नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के अकाउंट में भी आए। इस केस में साहबजादी नहीं है, मगर वो भी बेनिफिशियरी रही हैं, मरियम बीबी। किसी केस में उनके ऊपर भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। सो ये तलवार भी उन पर लटक रही है कि एक्यूज डायरेक्टली, क्योंकि नवाज शरीफ साहब थे इसलिए उनको सजा हुई है, मगर इसकी बेनिफिशियरी जो थी अल अजीज़िया केस की, वो मरियम बीबी भी रही हुई हैं। सो उनके ऊपर भी केसेस बन सकते हैं इसकी रोशनी में। मगर अदालत ने यह कहा कि हमें सिर्फ एक कतरी लेटर दिया गया, जिसको इस फैसलों में वो डिसओन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में तो पेश कर दिया, मगर टोटल एक कतरी लेटर के अलावा ये नहीं बताया गया कि ये पैसे कैसे आए। सो क्लियरली इस दफ़ा आसान काम था, जो कि पिछले उसमें जो नालायकी एवनफील्ड में प्रोसिक्यूशन की बताई गई थी, इसमें क्लियरली आमदनी से ज़्यादा असासे थे और मनी ट्रेल सीधी मौजूद थी कि वहाँ से उनके बच्चे डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब को और अपनी बहन मरियम बीबी को पैसे भेजते रहे और ये उससे इस्तेफादा करते रहे। उसकी उसमें क्लियरली ख़ास तौर पे ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि जान के ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की गई अदालत की राह में, रसीदें देने की बजाय बच्चे नहीं पेश हो रहे और वो तो बड़े गलत तरीके इस्तेमाल किए गए, जबकि सीधा केस था, वो जान के ये रुकावटें डाली गई। उसकी सूरत में उन्होंने जो फैसला आया है, 7 साल की नवाज शरीफ साहब की सज़ा है और ये बामशक्कत सज़ा है। इसके अंदर ठीक है वो तरस खा के अदालतें वो करें, मगर जो फैसला है वो बामशक्कत का मतलब होता है कि उनको वो प्रिविलेजेस नहीं हैं। ये बिल्कुल एक सख्त फैसला है। साथ में $1.5 अरब का जुर्माना है और $25 मिलियन का जुर्माना है, जिसकी वजह से इनके तमाम हिल मेटल और जो है वहाँ से अल अजीज़िया से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो फ्रीज करने का हुक्म जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि सऊदी अरेबिया से भी कहा जाएगा कि वहाँ पे ये जो जायदाद इनकी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में है वो पाकिस्तान की रियासत की है और उसको भी हासिल किया जाएगा। तो क्लास साहब, ये मैं आप, क्योंकि आप और हम इस केस को फॉलो करते रहे हैं, तो लीगली तो वो एक क्राइसिस आ ही रहा है, मगर हमारे वो दोस्त या नाजरीन जो कि पढ़ते नहीं हैं फैसला, ये इसके अंदर इतनी डॉक्यूमेंटेशन है कि ये जब तक मियाँ साहब और ये ख़ानदान सियासत में है, ये इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। आप ज़रा इस पे अपने व्यूज़ दे दें। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पॉलिटिकली?
नहीं बिल्कुल आमिर साहब, आपने बड़ा तफसील से एक मेरा ख्याल है इनको जो कहते हैं रियलिटी चेक कहें, रिवाइज कहें, आपने सारा उसको किया है, उसको सम अप किया है। वो उसकी आपने लीगल साइड और केस की बताई, और पॉलिटिकल साइड जो आप कह रहे हैं वो बड़ी एक अहम है कि अब इसका इस फैमिली का फ्यूचर क्या है, इसमें एक सियासी फ्यूचर क्या है, क्योंकि मॉरली तौर पर तो वो बहुत सारा उन्होंने लूज किया है और उसका हमें नजर भी रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये जो हमारा सियासतदान है पाकिस्तान का, जिसने ये फैसला किया हुआ है कि हमने आकर सियासत को इस्तेमाल करना है पैसा बनाने के लिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को रिग करने के लिए, हर जगह पे करप्ट लोगों को बिठा के उन्हीं के जरिए सारी दौलत इकट्ठी करके बाहर भेजने के लिए, ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। कुछ स्टेक बड़े हाई हैं इसके, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बेस इनके हाथ से निकल जाती है तो ये दुनिया में कहीं रहने के काबिल नहीं रह जाते। यूके ने आप देख लें, वहाँ पे उनके लॉज आ चुके हैं यूके में कि जनाब आप जो पैसा लाते हैं यहाँ से या प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अब सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं, आपने ट्रांसफर कैसे किए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लॉज आ गए। अब इनके लिए वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा कि वहां पे आप इनको तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम इनको चीजें बताना पड़ेंगी। पाकिस्तान में तो जो दाल दलिया ये कर लेते थे, लेकिन वहाँ इनके लिए बड़ा अगेन इनके लिए मसला है। ऐसे आप अब यूरोप में देखें, वहां पे भी प्रॉब्लम हो गए हैं। इसी तरह आप अमेरिका को देख लें, लिहाजा इनके लिए बच ये जाता है ये पाकिस्तान में अपना अड्डा मजबूत रखें, अपने आप को वहीं बेस रखें, वहीं पे जो इनको फेवर मिल सकती हैं पोलिटिकली तौर पर, कोई डील ले सकते हैं, कोई मैनेज कर सकते हैं, कुछ अर्से के लिए वेट किया जा सकता है। एक जो कामयाब है तो मैं कहूँगा एक इनकी डाउन साइड जो हम बताते रहते हैं, लेकिन एक इनकी आप दूसरी साइड देखें कि कितना इन्होंने इन पिछले 3-4 महीनों में इन्होंने अपने जो कार्ड खेले हैं पीएमएल नवाज में, दाद देनी पड़ती है वैसे इनको। तो जितने वो जेलों में बैठे हुए हैं, उनको सजाएं हो गई हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उन पे पर्चे हैं, बच्चे पकड़े, वो फिर भी अपनी पॉलिटिकल बाजियां बड़ी स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बिग विक्ट्री मैं समझता हूँ इनकी पीएमएल नवाज की, इनके फॉलोअर्स के लिए जो मेरा ख्याल है बड़ी एक वो कहते हैं ना कि ठीक है डाउन है बट यू आर नॉट आउट ऑफ द अरीना, कि शहबाज शरीफ को उन्होंने पोजीशन लीडर भी लग गए हैं। वो बंदा जो जेल में है, अब जरा देखते हैं जो जेल में बैठा हुआ है, जिस पे बड़े बड़े केसेज हैं, रेफरेंशियल फाइल है, वो पोजीशन लीडर है इस पाकिस्तान का नंबर 1। ये उनकी अचीवमेंट है मेरा ख्याल है उनके पोलिटिकली तौर पर। उसके साथ उससे बड़ी अचीवमेंट है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह लग गए हैं। उन्होंने इमरान खान को और इनकी हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि आप ऐसे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, अगर आपने पार्लियामेंट चलानी है तो हम नहीं चलने देंगे। इमरान खान जो वैसे अदरवाइज कहते हैं कि हम इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन पे या चीजों पे, अब वो मजबूर हो गए, उन्होंने आके बना दिया, चेयरमैन बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस बात के लिए इमरान खान ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के चलेंगे कमेटीज बन जाए, शहबाज शरीफ को आप चेयरमैन बना दो, अब इस फैसले के बाद मजीद उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को यह फैसला करना होगा कि उन्होंने कितनी हद तक जाके कंप्रोमाइजेस करने हैं, क्योंकि एक कंप्रोमाइज उन्होंने किया है शहबाज शरीफ वाला, हमें नजर आ रहा है, चलेंगे लोगों ने डिजेस्ट कर लिया कि फिर एनएफजी पार्लियामेंट चलने चाहिए। अब ये नवाज शरीफ साहब वाला बम चल आया है, अब ये फिर पार्लियामेंट में उनके लिए मसाइल होंगे। तो इमरान खान को भी मेरा ख्याल पॉलिटिकली तौर पर बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं कितनी स्पेस हम दे सकते हैं। वो जिसकी बात करते हैं कि हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे, हम किसी को यहाँ स्पेस नहीं देंगे, हम किसी करप्ट के साथ डील नहीं करेंगे, वो डील हो भी रही है और वो कह भी रहे हैं मैं नहीं करता। और अब क्योंकि जरदारी साहब का आप तो पार्लियामेंट रेगुलर जाते हैं, यहाँ पर मैं और दीगर भी दोस्त आते हैं वहाँ पे, अब तक ये था कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो साइड लाइन पे बैठी तमाशा देख रही थी पीएमएल नवाज का और हुकूमत का। आप उनको देखें जितने भी वहाँ पे आउटबास्ट हो रहे थे, शाउटिंग मैचेज हो रहे थे पार्लियामेंट, वो मोस्टली इनके हो रहे थे, पीएमएल नवाज के, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग एक दूसरे से वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे थे। आप क्योंकि इतना बड़ा जो स्कैंडल आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक और जेएटी की रिपोर्ट आई है जरदारी साहब के केसेस पे, अब उनको बड़ा क्लियर हो गया कि जरदारी साहब भी जेल वाले सफर पे चल पड़े हैं। सो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट बड़ी एक्सप्लोसिव होने वाली है कि वहाँ पे एक तरफ जरदारी साहब के लिए इतने मसले खड़े हो रहे हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब पहले जेल में चले गए। इसलिए मुझे लग रहा है ना पोलिटिकली तौर पर आने वाले दिन जो है वो बड़े वोलेटाइल होंगे, बड़े इंतहाई मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो अगला साल मुझे शुरू होता लग रहा है सियासी तौर पर बड़ा डिस्टर्बिंग एक आपको ईयर लग रहा है। जिसकी इंडिकेशन जो है आज बड़े क्लियरली सामने आ गए। पीएमएल नवाज और ये जो है यहाँ पे पीएमएल ये आपकी पीपल्स पार्टी जो है ये आप पार्लियामेंट में नहीं चलने देंगे। तो ये बड़ा मेरे का दूसरी टेस्ट होगा इमरान खान के लिए कि आने वाले दिनों में इन दोनों पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसको वहाँ पे कैसे मैनेज, तो यानी कि अपोजिशन बहुत बड़ी तादाद में
वहाँ मौजूद है पार्लियामेंट के तो अंदर। यानी अपोजिशन बड़ी तादाद में मौजूद है। ये दोनों पार्टियां कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से ना चलने दिया जाए। एक छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। जिस JIT के हवाले से जिक्र किया गया, ब्रेक से वापस आके उसी से मुतालिक डिटेल अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे कि इसी JIT रिपोर्ट के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने बहुत ज्यादा सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए कि अनवर मजीद के साथ अब कोई रहम नहीं किया जाएगा, अरबों रुपए के खांचे ने माफ नहीं किया जाएगा। इस JIT रिपोर्ट और आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप ने मिलकर किस तरह से पैसा बनाया, इसकी तमाम डिटेल्स अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात होगी उस JIT रिपोर्ट की जिसमें इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात किए गए आसिफ अली जरदारी, ओमनी ग्रुप और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके मुतालिक आजरा के बेनिफिशरी हैं। आमिर साहब, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? पैसे कहां से आए, किस तरह से गए, किसने फायदा उठाया, इसकी मंदरजा जरा कौम के साथ शेयर करें आप। जी, इस पे बिल्कुल इसकी मंदरजात कर देते हैं कि ये माइंड बॉगलिंग है। ये क्लास साहब आपने और हमने बड़े इस तरह की JITs और इन्वेस्टिगेशन वगैरह फॉलो करते रहे हैं। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ये JIT बनाई और जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की, उन अफसरान के नाम जो है हैट्स ऑफ टू देम, कि बड़ी कुछ शिकायतें रह गई कि जी वो वाजिद ज़िया साहब की वो थी, उसके अंदर ये हुक्म थे। वो एक डिफरेंट हालात में बनाई गई थी जहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट उसको अपोज कर रही थी और उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट रेसिस्ट कर रही थी, अभी भी उनकी सिंध गवर्नमेंट है, और टोटल नॉन कोऑपरेशन था। मगर उसके बावजूद ये इस तरह की तफसीलात हैं इसके अंदर कि इससे 2-4 क्लासा में इससे पहले की तफसीलात बताऊं, बड़े सवाल अब उठ के आ गए हैं। पहली तो ये है कि ये जिस तरह का एविडेंस उन्होंने इसमें पेश कर दिया है उसको वो अनडिनाएबल एविडेंस है। वो तो बाद में बात है कि जितनी उनका वर्जन आएगा तो कुछ चीज़ों करेंगे, मगर जो इसके अंदर नेक्स्चर्स हैं, कोई 9 वॉल्यूम्स हैं, वो काफ़ी हैं, जिससे कि सबसे पहला सवाल ये आ जाएगा कि इसके अंदर जो नेक्सस नज़र आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और मलिक रियाज और इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर और पूरे बिल्डर्स और साथ में पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, इन तीनों चारों का जो नेक्सस था, ये बनाना रिपब्लिक भी ऐसे नहीं चलती और ये चला नहीं जा सकता है। जिस तरह से ये 8-10 साल से ये सिलसिला जारी था कि वो वर्चुअली किराए पे, ठेके पे सिंध गवर्नमेंट एक पूरा सूबा दिया गया है और वो जो 18वीं तरमीम करते रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हटना चाहते हैं। ये अगर 18वीं तरमीम का आप बहाना करके इस तरीके से प्रोविंसेस चलते हैं तो देन वो आप 18वीं तरमीम को मुश्किल में डाल रहे हैं। हाँ, ये हम नहीं डाल रहे हैं। और इसके बाद ये फैसला करना होगा रियासत पाकिस्तान को और PTI की गवर्नमेंट को कि ये वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना है या नहीं सिंध में लगाना, क्योंकि ये अगर एविडेंस इसका 10% भी मान लिया जाए तो ये कोई भी दुनिया में किसी ऐसी जगह ये माफिया है वहाँ पे, ये वो नहीं है। दूसरा, पीपल्स पार्टी एज वी न्यू पीपल पार्टी इज़ ओवर। वो थोड़ी सी आसदारी ग्रुप ये जो रह गया है और ये जो पार्टी जो कि बड़े बड़े डिक्टेटर्स और बड़े बड़े यहाँ पे हुक्मरान और वो ख़त्म नहीं कर सके थे, आसदारी साहब ने पहले ही जो थोड़ी सी कर दी थी। अभी इसके बाद इस एविडेंस के बाद वो कुछ नहीं रह गया। और लास्टली ज़्यादती ये की है, ज़्यादती अपनी कहनी है कि बिलावल भुट्टो साहब अब काफ़ी क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उनका मुस्तकबिल भी इससे तबाह हो गया है। उनका करियर, उनकी पार्टी इज़ ओवर। वो सारी उम्र इन चीज़ों को डिफेंड करते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे जो हैं वो इसमें से निकल आए पाएंगे। ये एविडेंस इतना खौफनाक है। बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स ऑफ एविडेंस, उसमें मज़ेदार ये है कि ये स्टोरी जो है 2010 से ये कंपनियां बनानी शुरू गई कि बेनामी की लीनी शुरू गई और ये चल रहा था सिलसिला। और ये PTI की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में सिलसिला शुरू हुआ कि 2005 में एक सोर्स रिपोर्ट आई, किसी ने खत वत लिखा कि जनाब ये बड़े यहाँ पे कोई करप्शन हो रही है।
उसको लिफ्ट नहीं दबा दिया गया। उसके बाद एक होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कि स्टेट बैंक की या एफएमयू एक फाइनेंशियल यूनिट होता है जो कि कहता है कि ये बड़ी मुश्तबा किस्म के 29 अकाउंट निकल आए जो कि फेक अकाउंट थे, जाली अकाउंट थे। उनका जी यहाँ पे बेताशा अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है अरबों खरबों रुपए की, तो इसको इन्वेस्टिगेट करें। ये 27 दिसंबर 2017 में ये चीज़ ओरिजिनेट हुई, उसको भी दबा दिया गया। और 3 साल बाद जाके कहीं 2018 में ये खबर तब बनी कि रियासत के तमाम चूँकि इदारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैनमा के अंदर हमने देखा, यहाँ से जरदारी साहब ने टोटली उसको काबू किया हुआ था। तो वहाँ पे सुओ मोतो जब लिया गया चीफ जस्टिस साहब ने कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, उसके अंदर एविडेंस इतना नज़र आया कि 3 महीने पहले फिर जीआईटी कहा गया, तो जीआईटी के बाद ये आया है। अभी सिर्फ तफसीलात, क्योंकि इस पर इतने प्रोग्राम हो जाएंगे, 40-50 हम प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर ये माइंड बॉगलिंग जो तफसीलात हैं, दिस टेल्स यू समथिंग अबाउट दिस कंट्री कि इस मुल्क को किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये गवर्नमेंटें कैसी हैं। और इससे पहले कि वो जो सारा वो भी मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के, मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि कुछ शुरफाएँ उन्होंने भी शायद या तो पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो फिर शर्म का मुकाम है कि वो इस तरह के सियासी बगान दे के इसको डिफेंड कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक इसको पढ़ लें। लास्ट 3 मिनट का सर इसकी मैं क्या तफसील बताऊं कि ये 128 पेजेस पे 95 इनेक्शर्स हैं और 27 फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं। और ये एक दिन में क्या ऐसी तफसीलात बताएं क्लास साहब, आप इस पे सियासी बात ही कर लें, ये कल के प्रोग्राम में तफसीलात बताई जाएंगी। आपको हमें याद होगा कि ये नहीं है कि हम वो कह रहे हैं आई टोल्ड यू सो वाली बात है। मेरा ख्याल ये स्कैंडल जो है ना फेक अकाउंट वाला, कल बल्कि मैं कहूँगा अपनी टीम से वो निकाल के देंगे, हमने ब्रेक किया था, जिसके बाद इस पर सुओ मोटो लिया गया था। ये जो फेक अकाउंट जरदारी साहब का जो निकली हैं चीजें हैं, हमारे प्रोग्राम में हमने तफसील से बताई थी कि ये जेली अकाउंट जो हैं, हमने पूरा इसमें एक एक चीज बताई थी। उसके बाद हुआ था और फिर सारा आपको क्रेडिट जाता है मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, FIA के वहाँ पे इनके जो है सरबराह हैं, आपको उनको भी बड़ा थ्रेट्स आ रही थी बशीर मेमन साहब को, उनकी फैमिली को भी आपको याद होगा बड़ा तंग किया गया था वहाँ पे कराची में। उसके बाद ये जितने इन्वेस्टिगेटर हैं, जैसे आपने कहा कि इनकी भी मेरा ख्याल है इनको सैल्यूट बनता है कि इन लोगों ने जीरो टॉलरेंस पे जाके बगैर खतरे के इन्होंने बैठ के इन्वेस्टिगेशन किया। ओवरऑल एक टीम वर्क हमें नजर आता है। और जो बात आपने की वो बड़ी खूबसूरत है कि फैसला ये पाकिस्तान के अवाम ने नहीं करना, आप और हमारी तो खैर उसमें हम आते नहीं है, फैसला आप करना बिलावल साहब ने कि उन्होंने ये लेगेसी लगेज जो है इतना बड़ा एक उनके आपके कंधों पे बोझ जो डाल दिया अब्बा हजूर ने डाल दिया जरदारी साहब ने, क्या वो उसको कैरी कर सकते हैं? क्या एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ लड़का जो है अब उसको ओनरशिप देनी थी इतनी बड़ी करप्शन की और इतना बड़ा पैसा जिस तरीके का अमाउंट है, ये मेरा भी यही ख्याल है जो आपने कहा है कि उनको डिसोन करना चाहिए, उनको ये सारी जायदाद भी डिसोन करने की, अब्बा हजूर को वापस कर देंगे, अब्बा हजूर अपने साथ ले जाइएगा, आपके काम आएगी। इनके पास एक ही ऑप्शन है और यही ऑप्शन है कि बिलावल अपनी इस करप्ट लेगेसी को डिसोन करें और वो अपने करप्ट जितनी सारी चीजें जायदादें ट्रांसफर हुई हैं जिनको समझते हैं कि ये उनकी जायज ये जायदादें नहीं है जो आ रही हैं, उनको डिसोन करे। यही पीपल्स पार्टी का एक मेरा ख्याल फ्यूचर हो सकता है। अगर उन्होंने नहीं करना, इतना पैसा उन्होंने रखना है, पैसा मुझे बचता फिर भी नहीं लग रहा, जो मैंने सारी रिपोर्ट मैंने कुछ पढ़ी है पूरी अभी तक मैं नहीं पढ़ सका। और दूसरी बात यह है कि उसमें इनकी आप ये देखिए कि सिंध ने क्या कसूर किया है। आप लोगों को भाषण में फिर भी बात करूंगा कि उन्होंने हर दफा पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी, हर दफा भुट्टो साहब के नारे पे आए कि भुट्टो साहब को फांसी लगाई, बेनजीर भुट्टो साहब असैसिनेट हुई, हर दफा मजलूमियत पे वोट लेने के बाद आपने सिंध के साथ ये काम किया है और आपने दुबई की सारी आप उनकी जायदादें खरीद लिए, बिलियंस ऑफ रुपीज आप सिंध के निकाल के ले गए। बात करें तो इनका सिंध खतरे में पड़ जाता है। सिंध के गरीब की हालत देखें जो उनकी है, तो बड़ा एक तरह का अफसोस का मकाम है। यहाँ पे मेरी एक बात हो रही थी अमेरिका में, एक दोस्त है, उससे बड़ी खूबसूरत बात थी। उसने कहा दुनिया का कितना भी अमीर बंदा क्यों ना हो ना सर, उसके पास $5 मिलियन आ जाए, उसके बाद मजीद वो खर्च करने की कैपेसिटी खत्म होता है, उसके पास जाके $5 मिलियन इतनी बड़ी रकम बनती है, इससे ज्यादा आप क्या खर्च कर सकते हैं? बंदा खर्च कर ही नहीं सकता। इन लोगों की एक हवस देखें, इन लोगों का एक स्टाइल देखें कि यार ये 22 करोड़ का मुल्क है, 12 करोड़ इस मुल्क में गरीब है और आपके इतना बड़े मैसिव पैमाने पे करप्शन हो रही है और हम पूरी दुनिया से कर्जे ले रहे हैं, बैंकरप्ट होने के करीब आ चुके हैं। सो हम इसको कंटिन्यू इसको करते रहेंगे, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मेरा फिर वही होगा जैसे आमिर ने भी कहा, बहुत हल्का खेज तमाम मालूमातें, इसको प्लीज कंटिन्यू भी हम करेंगे। और रऊफ क्लासा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच। इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।
हैं।